हेलो। 22 दिन 22 वीडियो 22 पीडीएफ पैट 2022 के लिए जो सीरीज है उसमें आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री भी करेंगे। इस पर आएंगे कुल आपके 6 लेक्चर्स आएंगे हिस्ट्री के ऊपर, जो आपके पैट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो कंप्लीट हम कर देंगे। उसके बाद करीब 4 से 5 लेक्चर और आएंगे। अगर कोई हिस्ट्री कंप्लीट ही करना चाहता है तो इसमें जो सिलेबस में नहीं है वो वीडियो भी पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे पैट के लिए, उसके बाद कवर कर देंगे और हिस्ट्री नाम नाम से प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल देंगे। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। तो आपके लिए इतनी मेहनत हो ही रही है, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा वीडियो वीडियो शेयर किया कीजिए एक दूसरे से। बाकी आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ये तो हमको मालूम है। और इसमें जो देखिए सन बहुत कम आएंगे आपके पैट में, केवल ये आ सकता है कि इसको सर्वप्रथम किसने इसके बारे में चर्चा की। तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला कि हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, मतलब कुछ पुरातत्व संबंधी कुछ है। 1826 में उन्होंने ऐसा बोला उस जगह के बारे में। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए और उन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया कि क्या इनके दावों में सच्चाई है या नहीं है। उसके बाद 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और इन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। मतलब क्या हुआ कि इन्हें डाउट था कि यहाँ पर कुछ हो सकती है दबी हुई सभ्यता। इन्होंने यहाँ पर सर्वे भी किया और जॉन बर्टन ने और विलियम बर्टन लाहौर से कराची रेलवे लाइन बना रहे थे और इन्हें पता भी नहीं था कि उसमें जो ये ईंट यूज कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें हैं, अभी की नहीं है। उसके बाद 1856 में कनिंघम साहब को फिर खबर दी गई कि कुछ लग रहा है कि आपकी बात लगता है सही है। तो कनिंघम दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे करने आए और सन जो याद करने वाला है वो है 1861। इसी सन में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की स्थापना हुई। तो ये वैसे ही इम्पोर्टेंट है सन कि एएसआई की स्थापना कब हुई। और इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक माना जाता है, क्योंकि देखिए पुरातत्व में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड थे वो कनिंघम ही थे। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड कैनिंग 1861 के पास। और तो एएसआई माने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग, तो इनका जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। फिर उसके बाद 1921, ये भी इम्पोर्टेंट है, सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? जॉन मार्शल ने। और किसको नियुक्त किया? दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा सभ्यता से नाम जोड़ा जाएगा तो किसका? दयाराम साहनी का। इनको क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि ये हड़प्पा में उत्खनन कर सके। उसके बाद 1922 आती है, सर जॉन मार्शल फिर आते हैं और इस बार ये राखाल दास बनर्जी को बोलते हैं कि आप मोहनजोदड़ो वाली साइट में उत्खनन कीजिए। और 1924 में इन दोनों के उत्खनन के बाद सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता उसकी घोषणा करी कि हाँ हमने खोज लिया है और ये जगह बिल्कुल सही है। तो एक इतिहासकार थे पिग्गट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है? जुड़वां राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वां राजधानी। तो पहली बात जो क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह सभ्यता थी नगरी। ऑप्शन आपको ग्रामीण दे देगा, क्या ग्रामीण थी? नहीं, ये थे नगर।
ठीक है। अब बात करते हैं इनके विस्तार के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले आपको पता ही है कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। कौन कौन से देशों में? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यह अखंड भारत की सभ्यता थी। अखंड भारत में आ जाते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और तिब्बत भी कुछ हिस्सा। ये क्वेश्चन बनता है यह किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये खोजी गई तो ये ट्रायंगुलर शेप्ड है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार याद रखना, त्रिभुजाकार सभ्यता है कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। और यह कैसी सभ्यता है? यह कांस्य युगीन है और उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन आदि आदि, जो कि गलत है। क्या सही है? यह है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखते हैं इसका विस्तार, जो अभी हमने बताया कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ देख लीजिए उत्तर में ये मांडा जो कि कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी के किनारे। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। और पश्चिमी में पूर्वी में आलमगीर और जिस हिंडन नदी के किनारे स्थित है। देखिए हिंडन नाम कहाँ से पड़ा? हिंडन नाम पड़ा सिंडन से, मिलता जुलता नाम आया। तो आलमगीरपुर यूपी में, ये कहाँ है, किस साइड आया? ये आया पूर्वी सभ्यता, भारत का पूर्वी नहीं, सभ्यता का पूर्वी। और बलूचिस्तान में आया सुतकांगेडोर और ये है दास्क नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। तो मांडा कश्मीर में है चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर भी बोलते हैं उसको, तो यूपी, और हिंडन नदी के किनारे यहाँ पर आ जाते हैं आपके बुलंदशहर और मेरठ जैसी जगह। ठीक है, तो ये आ गया पूर्वी सभ्यता का पूर्वी हिस्सा। और ये दास्क नदी के किनारे सुतकंगेडोर जो कि है बलूचिस्तान में। कौन सी नदी? दास्क नदी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो समय का निर्धारण कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति यानी कार्बन 14 डेटिंग से किया जाता है। कार्बन 14 डेटिंग से किया जाता है। और पृथ्वी की आयु या खगोलीय पिंडों की आयु किससे पता लगाते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन है, वो है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। अब सब इस सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का, तो 2600 से 1900 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 2600 से 1900 बिफोर क्राइस्ट नई एनसीईआरटी के अनुसार है। पहले कहते थे 2350 से 1750 पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, और 3250 से 2750 मानते हैं सारगोन अभिलेख के अनुसार, जो कहाँ पर मिलता है? मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया में। तो हमें क्या मानना है? हमें मानना है जो नई एनसीईआरटी में लिखा है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यही ऑप्शन में मिलेगा। तो इस हिसाब से आंसर लगाएंगे, नहीं तो बाद में ऑब्जेक्शन करते घूमोगे कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा। आपको याद क्या रखना है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब हम स्थल की बात कर लेते हैं। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला, पंजाब। कौन सा वाला? पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला कहाँ पर? पाकिस्तानी पंजाब में। ठीक।
और वर्तमान में कौन सा जिला है? साहिवाल जिला है। किस नदी के किनारे? यह भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में जिला कौन सा है? साहिवाल। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्खनन करता आपको पता ही हो गया, दयाराम सायनी। सन पता होगा 1921 में। कौन सी नदी? रावी नदी। साहिवाल जिला याद रखो, नहीं भी होता है कोई बात नहीं। पाकिस्तानी पंजाब याद रखो। और इसमें क्या क्या मिला है? इसमें मिला है R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेट का स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान जानते ही होगे, ये वाला, ये। ठीक है। और नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले हैं, जो कि दो लाइनों में हैं। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है और पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि क्यों मिलते? नदी के किनारे ही ये क्यों मिले? अकल लगाइए, हिस्ट्री आपको समझ आए। देखो, प्राचीन काल में सड़कें तो ऐसे थी नहीं ना, एक्सप्रेस वे बना बुंदेलखंड और दिल्ली मेरठ ऐसे। सब कुछ व्यापार मैक्सिमम कहाँ होता था? नदी से होता था। ठीक है। और लुटेरे वगैरह भी ज़्यादा होते थे, तो नदी सेफ मानी जाती थी। और बस्तियां भी नदी किनारे बसी होती थी, क्योंकि उन्हें आसानी से पानी वगैरह उपलब्ध हो जाता था। और खेत भी करना है, कृषि भी करनी है, तो उसके लिए भी उनको वहाँ पर नदी के किनारे पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो ज़्यादातर जो अन्नागार मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? नदी के किनारे, कि यहीं पे इनका भंडारण कर दो, यहीं पर इनका स्टोरेज कर दो, और यहीं पे साफ कर लो, और यहीं से लोड कर दो। कहीं बेचना है तो बेच लो। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें कहाँ मिलेंगी? नदी के किनारे। और पास में श्रमिक आवास भी मिला है। भाई, लोड करेगा कौन? करेंगे तो श्रमिक ही। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। इस पे एक फिल्म बनी थी आधे अधूरे फैक्ट के साथ। तो जिसने वो फिल्म देखी है और उससे क्वेश्चन करेगा तो भाई गलत भी हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पढ़ लो, हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति लरकाना सिंध कहाँ के? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक बात अच्छी है कि वहाँ पर सारे ऐतिहासिक स्थल मिले। सारे ऐतिहासिक स्थल मिले, मतलब जो प्राचीन थे। इससे सिद्ध होता है कि पाकिस्तान भी जल्द ही क्या बनने वाला है? इतिहास बनने वाला है। फिर हम उसके बारे में पढ़ाया करेंगे हिस्ट्री में। स्थिति देख लो मोहनजोदड़ो की, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। उत्खनन करता राखाल दास बनर्जी। और ये क्वेश्चन आते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार भी मिला है। कहाँ मिला है? ये कई बार पूछा है, इस बार तो पूछेगा ही पूछेगा पैट में, कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका आकार है 39 × 23 × 8 फीट। और इसके उत्तर व दक्षिण में क्या बनी हुई हैं? सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। और उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं। देखिए, ये फैक्ट हैं जो पूछे जाएंगे, वो हम बता दे रहे हैं। जैसे विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा, उत्खनन करता पूछ लेगा, स्थिति पूछ लेगा कि कौन सी नदी के किनारे है या कहाँ है। तो ये आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो की बात आगे करते हैं। 3 तरफ बरामदे मिले हैं और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हैं। जल आपूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। और सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में। और इन्होंने ये माना है कि प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। और सर जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा? तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा। किसको? विशाल
स्नानागार को, और ऑप्शन में आपको दे देगा विशाल अन्नागार को भी, लेकिन किसको कहा? विशाल स्नानागार को। क्या कहा? उस समय की आश्चर्यजनक इमारत। और क्या क्या मिला है? और मिला है यहाँ से विशाल अन्नागार, महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी धातु की बनी है? ये है कांसे की। कहाँ से मिली है? ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहन जोदड़ो से मिली है, ये भी पूछ सकता है। और यह नग्न मूर्ति है, एक हाथ में इसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। और पुरोहित और राजा की जो मूर्ति मिली है वो ध्यान की अवस्था में है, और उसने साल ओढ़ रखी है जिस पर कासीदाकारी का कार्य किया गया है। और मेसोपोटामिया की मोहर भी कहाँ मिलती है? ये भी आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसका मतलब अगर मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है तो क्या सिद्ध होगा? देखिए, आपके यहाँ किसी से पैसे मिले तो इसका मतलब है, मान लो किसी दूसरे देश के, पुराने ज़माने में, आजकल का तो मतलब हो गया, या तो आप वहाँ घूमने गए होंगे या आपका बिजनेस वहाँ से चल रहा है। तो मोहर मिलने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो के लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों से संपर्क था और वह उनसे व्यापार करते थे। आगे देख लेते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और उत्खननकर्ता इनके हैं SR राव और रंगनाथ राव। होता क्या है? होता क्या है, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा स्थल, और एक तरफ आपको मिल जाएंगे प्रदेश, और मिलान के लिए आ जाएगा, या फिर स्थल और इधर पर आ जाएगा नदी, या फिर आ जाएगा स्थल, या फिर मिल जाएगा उत्खनन करता। ये क्वेश्चन आपके इस तरह से यहाँ पर बनते हैं। तो लोथल क्या है? लोथल एक व्यापारिक नगर था। देखो, गुजरात मतलब है क्या? व्यापारी। लोथल से याद रखोगे कि वो गुजराती थे, तो गुजरात से याद रखोगे व्यापारी। और यहाँ से क्या मिलता है? गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिलता है। तो गुजरात से क्या याद रहेगा? मोदी। तो गोदीवाड़ा, आजकल कहते हैं ना गोदी मीडिया, ये सब चलन में है। तो गोदीवाड़ा कहाँ से मिलेगा? गुजरात से, जो कि कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और स्थल का नाम क्या है? लोथल। और गोदीवाड़ा जो है डॉकयार्ड, यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लोथल है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी लोथल है। और फारस की मोहर जो गोलाकार बटन नुमा है, ये भी लोथल। घोड़े की मृण मूर्तियाँ, मन मिट्टी की मूर्तियाँ, ये भी लोथल। और चक्की के 2 पार्ट, ये भी लोथल। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं एकमात्र लोथल में। मतलब समझे? मतलब ये कि यहाँ पर मुख्य मार्ग पर खुल रहे हैं, बाकी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान थे उनमें घरों के दरवाजे वो कहाँ खुल रहे थे? पीछे की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाकी सभ्यताओं में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे थे, लेकिन लोथल में फ्रंट पर खुलते हैं। अब आते हैं अगले स्थल के बारे में, जो है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। और ये है RS बिष्ट, उत्खननकर्ता जो हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। और यह नगर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, और ये 3 भागों में विभाजित है, पूर्व मध्य पश्चिम। और यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। देखो भाई, जब नदी के किनारे स्थिति नहीं है तो जलाशय तो बनाने पड़ेंगे। तो जलाशय कहाँ से मिलाएंगे? जलाशय बनाएंगे धौलावीरा नामक जगह में बनाते हैं, मतलब पाए गए।
और धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं और सूचना पट्ट मिले हैं जो पॉलिश युक्त हैं। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी धौलावीरा से मिले हैं। अब आते हैं बढ़िया बढ़िया जगह जो है चनहूदड़ो। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है सिंध। ये भी कहाँ पर? पाकिस्तान। उत्खननकर्ता NG मजूमदार। इनकी डाकुओं ने हत्या कर दी थी। एडिशनल फैक्ट है, पूछा नहीं जाएगा। और औद्योगिक नगरी थी क्या? चुनहूदड़ो। और मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं माने मोती। तो कैसे याद रखेंगे? नाम से याद रखो, चनहूदड़ो। चंद्रमा से याद रखो, चंद्रमा मोती की तरह चमकता है। तो मोती बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? चनहूदड़ो से। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य माने फुटप्रिंट्स मिले होंगे, ये भी कहाँ मिले हैं? चनहूदड़ो में। और अब आते हैं अगली अगली साइट के बारे में। तो अगली साइट है सुरकोटडा। जो इस बार ये पैट में पूछ रहे हैं आपसे वो ये है कि ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात। ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जो पूछेंगे वो ये कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसका आंसर है सुरकोटडा, गुजरात से। लेकिन फैक्ट ये है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। वो किसको हुआ था घोड़ों का ज्ञान? वो था आर्यों को। ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आते हैं आगे, वो है कुनाल। कुनाल कहाँ पर स्थित है? कुनाल HR यानी कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले। कुनाल करनाल ऐसे याद रखना, हरियाणा। और यहाँ से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट। और दैमाबाद हमने बताया ही था। दैमाबाद से क्या मिला है? धातु का रथ। और महाराष्ट्र में ये स्थित है। और अब आते हैं रोजड़ी। रोजदी भी बोलते हैं, रोजड़ी भी बोलते हैं। वहाँ से मिले हाथी के साक्ष्य। लेकिन आपको बता रहे हैं, पूछेंगे तो भाई साहब घोड़े के ही साक्ष्य जो आपको पता है, सुरकोटडा यानी कि गुजरात। अब आते हैं जगह का नाम बढ़िया सा, रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। इसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुल मिला के ये समझ लो, मनुष्य को कुत्ते के साथ रोप दिया गया है। और पंजाब में रुपाई यानी कि खेती होती है, तो याद रखोगे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं रोपड़ से। अब आते हैं कालीबंगन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मिली एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। किनको? कालीबंगा के लोगों को। अब बात करते हैं नगर नियोजन की, कि इन्होंने कैसे क्या बनाया। अपने नगर थे कि गांव थे? व्यापार था कि नहीं था? किसका व्यापार था? ये सब के बारे में। तो यह माने सिंधु घाटी की सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी विश्व की। और ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे। पूर्वी भाग आवासीय भाग होता था और पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था। ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वी भाग जो है वो आवासीय भाग होता था। ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा भाग सिंधु सभ्यता में आवासीय होता था? तो पूर्वी भाग आवासीय होता था। और पश्चिमी भाग में क्या रहते थे? दुर्ग माने किला। किला, ऊंचे टीले, खाइयां, ये सब रहते थे। ये होता था पश्चिमी भाग। और सबसे अच्छी व्यवस्था क्या थी? कि इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे। शहर
ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे। और लेकिन अभी हमने बताया कि घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद कौन सा है, अभी ऊपर देख चुके हैं, लोथल। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था और उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था, क्योंकि सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं और कुछ घरों से कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से तो लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं और इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था होती थी और मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन हॉल की भी व्यवस्था थी। एक होता है ना मेन हॉल आजकल बने होते हैं, वही वाली व्यवस्था। कुल मिला के बहुत ही एडवांस्ड नगर था। ऐसा तो अभी बसा भी नहीं पाए। जो कहते हैं ना कि इतिहास में ये सब झूठ लिखा है, तो भाई देख लो नगरीय सभ्यता। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। स्वच्छ भारत अभियान वहाँ जरूरत नहीं थी, पहले ही से ढकी हुई नालियाँ पाई जाती थी और सामान्यतः पक्की ईंटों का उपयोग भी होता था। ईंटों का आकार भी याद रखो, पूछा है कई बार। ईंटों का आकार 4:2:1 में होता था। ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। राजनीतिक स्थिति की जानकारी की अभाव अभाव है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में ही शासन रहा होगा और ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। और समाज क्या थे, मात्र सत्तात्मक थे। इम्पोर्टेंट है, समाज कैसे थे सिंधु सभ्यता के, वो थे मात्र सत्तात्मक। और परिवार कैसे हो रहते थे, परिवार संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और जो समाज है वो लगभग 4 भागों में विभाजित था, ऐसा मानते हैं। मान वो 4 भाग कौन से थे, एक पुरोहित वर्ग होगा, व्यापारी वर्ग होगा, किसान वर्ग होगा और श्रमिक वर्ग होगा। बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्ति मिली है। यहीं से साबित होता है कि समाज कैसा होगा, समाज मात्र सत्तात्मक होगा। और ऐसा मानते हैं कि लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि हथियार बहुत कम मात्रा में मिले हैं। लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात हीरे, सॉरी हीरे नहीं, जवाहरात पहनते थे, यानी कि मोती। और लोग कैसे थे, लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। मुख्य खेल थे शतरंज। समझिए, शतरंज का आविष्कार कहते हैं ना कहाँ हुआ, तो शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। और अंतिम संस्कार में 3 विधियों का प्रचलन हुआ करता था, इसमें पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार हुआ करता था। और वह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित, माने कि डबल। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है। अब आ जाते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। तो यह प्राकृतिक प्रकृति पूजक थे। पहली बात, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये प्रकृति पूजक थे। कौन ये, सिंधु सभ्यता के लोग तो प्रकृति पूजक थे। प्रकृति प्राकृतिक बहुदैववाद में विश्वास रखते थे, माने अग्नि को देवता मान लिया, ठीक है, जंगल को देवता मान लिया, पशु को जो मिल गया प्राकृतिक चीजें उनको देवता या ईश्वर मान लेते थे। और पुरुष एवं महिलाएं देवताओं को पूजते थे और इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मंदिर बनना प्रारंभ नहीं हुए थे। तो सिंधु सभ्यता में मंदिर प्राप्त होते हैं, जी नहीं। देवताओं की पूजा होती थी लेकिन मंदिर नहीं बनते। और अंधविश्वासी ये थे, जादू टोना टोटके में ये विश्वास करते थे। बिल्कुल आजकल के तरह थे। जो शहरों में बसने वाले लोग हैं, एडवांस भी थे लेकिन जादू टोना टोटके में विश्वास रखते थे। और ये बलि प्रथा में विश्वास करते थे।
कालीबंगा से हवन कुंड भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि में भी विश्वास करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान एवं योग का ज्ञान था। और मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर आद्य शिव का चित्र मिला है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या कहा है? पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से मिली है? क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो। इसके देखिए पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। आर्थिक स्थिति के बारे में देख लीजिए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर आधारित थे पूरी तरीके से। अधिशेष उत्पादन होता था, माने जो एक्स्ट्रा होता था उन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेच दिया जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इनको तो बिल्कुल याद ही कर लेना। कौन कौन सी? गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी। चावल व बाजरे का ज्ञान नहीं था। बात खत्म हुई। चावल नहीं जानते थे और ना ही बाजरा जानते थे। केवल क्या जानते थे? गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी। लोथल से जरूर चावल के साक्ष्य मिले हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। रंगपुर जो कि गुजरात में, वहां से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर क्या है? उत्तर हड़प्पा स्थल। उत्तर हड़प्पन स्थल का मतलब ये नहीं कि ये उत्तर में स्थित है। ये मतलब है कि हड़प्पा के बाद का स्थल। जैसे पूर्व हड़प्पा स्थल मतलब हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का स्थल, और उत्तर हड़प्पा स्थल मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद का स्थल। सोर्तगोई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। ऑक्सस रिवर के किनारे। और धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और वह धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह पशुपालन भी करते थे। अब ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्या पालते थे? तो देख लो, गाय भी पालते थे, भैंस भी पालते थे, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ये ऑप्शन में दे देगा और इसमें हाथी लिख देगा, जिराफ लिख देगा, कुछ भी लिख देगा कि कौन से पशु नहीं पालते थे। आपको पता होना चाहिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये तो एक साथ याद रहेगा। और पालतू में खरगोश, कुत्ता, बिल्ली तो आज भी जो आज के शहरी पालते हैं, सेम सिस्टम याद हो जाएगा। और किससे परिचित नहीं थे? ये परिचित नहीं थे, ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। तो आप कैसे याद रखोगे? देखो, ऊंट का भी युद्ध में उपयोग किया जाता है। छोटी तोपें वगैरह हैं वो ऊंट पर रख के चलाई जाती हैं। आपने देखा होगा इंडियन रेजिमेंट भी कई सारी ऊंट पर चलती है। घोड़ा का भी उपयोग युद्ध में होता है और हाथी का भी होता है। तो जो युद्ध में उपयोग होता था उनसे ये परिचित नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है शांति प्रिय लोग थे, युद्ध में तो विश्वास करते ही नहीं थे। हथियार भी नहीं मिले हैं और युद्ध में उपयोग होने वाले कौन से जानवर नहीं मिले? ऊंट, घोड़ा, हाथी, ये याद रख लो। विदेशी व्यापार होता है। देखो हमने कहा, क्या कहा था? उस पे मेसोपोटामिया की मुहर मिली है, तो इससे साबित होता है कि विदेशी व्यापार भी करते हैं। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट, मिडिल ईस्ट में जो सारगोन अभिलेख है मध्य एशिया में, उसने उसने सिंधु सभ्यता को क्या कहा है? मेलुआ कहा है। ये तो पूछा ही गया था CAPF 2018 में मेलुआ कहा गया है। और मेलुआ का मतलब है नाविकों का देश। मेलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मोर। खारगोन अभिलेख में कपास को क्या कहा गया है? सिंडन कहा गया है। और कपास की विश्व में प्रथम खेती कहाँ हुई? कपास की प्रथम खेती हुई भारत में। शतरंज की खोज भारत में। नगरीय सभ्यता पहली
भारत में, लोग कहते हैं भारत में थाई के। भारत में बहुत कुछ था। उन इतिहासकारों को मत पढ़ो जो बताना नहीं चाहते कि भारत में था क्या। भारत में गर्व करने लायक बहुत सी चीज़ें थी, और भारत में शर्म करने लायक भी कुछ चीज़ें हैं जिनको दूर किया जाएगा। वो हर देश में होती हैं, बस क्या है कि वो लोग उन चीज़ों को हाइड करते हैं, केवल अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। हम लोग अच्छी चीज़ों को हाइड करते हैं और बुरी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। जैसे हर घर तिरंगा अभियान, जैसे हर घर तिरंगा अभियान बोला, बोले तिरंगा लगाओगे तो क्या बोलते हैं, जिनका घर ही नहीं है वो कहाँ लगाएंगे भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसमें मिलेंगे। और भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना है उससे मिलेंगे। और जिनके घर नहीं है उनसे पूछ लो, वो रिक्शा चलाता है ना, घर नहीं है वो रिक्शे पे लगा लेता, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुमको है। जिसका घर नहीं है उसको तिरंगा लगाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ना लगाने का बहाना चाहिए। दोनों बातें सही हैं कि घर नहीं है, लेकिन जब बात तिरंगा लगाने की आएगी आपको तभी याद आता है घर नहीं। मतलब अपने घर का गृह प्रवेश करोगे तो कहोगे अरे यार गृह प्रवेश का क्या, कई लोगों के तो घर ही नहीं है, गृह प्रवेश नहीं करें। उनके लिए भी काम करो, लेकिन कुछ ऐसे अवसर पर तो ऐसी बातें मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलमून जिसको बोलते हैं बहरीन, ये भी पूछा गया था। दिलमून जिसको बोलते हैं बहरीन, और आखन जिसको बोलते हैं ओमान, ये क्या करते थे, मध्यस्थ का कार्य। मध्यस्थ का मतलब यहाँ पर सामान आता था, जंक्शन बोलते हैं ना, यहाँ पर सामान आया और यहाँ से फिर मिडिल ईस्ट को गया। वो कौन कौन से, दिलमून जो कि बहरीन, और आखन यानी कि ओमान। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था, वस्तु विनिमय, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं, वस्तु विनिमय होता था। सोने व चांदी का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन कांसा जानते थे, जो तांबा और टिन को मिला के बनाया कांसा। और ये बालाकोट से शंख उद्योग के अवशेष भी मिलते हैं। किसके, बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है तो अपने शंख बजाया था ना, तो बस वहां से क्या मिलता है, शंख उद्योग के अवशेष भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इनकी लिपि की। लिपि इनकी थी भाव चित्रात्मक, और ये कहाँ से कहाँ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। जनरली हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, जबकि ये कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। कैसे याद रखेंगे, ये याद रखो, ये मैक्सिमम वो क्षेत्र हैं वो कहाँ मिले, पाकिस्तान अफगानिस्तान मिले हैं, तो वो लोग उर्दू भाषी ज़्यादा है ना, तो उर्दू उल्टा लिखी जाती है, तो बस जैसे हम लिखते हैं उसका उल्टा लिखा जाता है। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। और इनको क्या बोलते हैं, गौमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं। और ये पूछा गया था कि इसमें कितने भाव मिलते हैं, तो 375 से 400 भाव मिलते हैं। लेकिन ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रयास चल रहा है, पढ़ लेंगे तो हम बताएंगे लिखा क्या था। हाँ ये लिखा है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब देख लेते हैं मूर्तियाँ व मोहरें। तो यहाँ से कौन सी मूर्ति और कौन सी मोहर मिली है, तो यहाँ से तीन तरह की, यहाँ से तीन तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। एक धातु की, दूसरा पत्थर की, और ये याद रखो मिट्टी की मूर्ति को बोलते हैं टेरा कोटा। क्या बोलते हैं, टेरा कोटा। कई बार सुनेंगे आप, तो टेरा कोटा आपको पता होना चाहिए क्या है। यह है मिट्टी के मूर्ति बनाने की कला।
तो 3 तरह की मूर्तियां धातु की भी मिलती है, पत्थर की भी मिलती है और मिट्टी की भी मिलती है, जिसको बोलते हैं टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली, हम पहले बता चुके, इंपॉर्टेंट है। दैमाबाद से धातु का रथ मिला है। दैमाबाद कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। कैसे याद रखोगे? वहाँ पर गणेश जी को बड़े बड़े रथों से विदाई दी जाती है चतुर्थी पर। तो याद रखो, बड़े बड़े रथ कहाँ मिले? रथ से याद रखोगे दैमाबाद महाराष्ट्र से। और मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आप लगाएंगे मोहनजोदड़ो। और एक क्वेश्चन बनता है कि पुरोहित राजा की मूर्ति किससे निर्मित थी? धातु से? जी नहीं। किससे निर्मित थी? पत्थर से। ठीक है। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियां भी मिली हैं। और ज्यादातर मोहरें किसकी बनी हुई हैं? सैल खड़ी की मोहरें बनी हुई हैं। और मोहरों का आकार, मोहरें ज्यादातर कैसी थी? चौकोर या आयताकार। चौकोर या आयताकार। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान का द्योतक होती थी। और मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज्यादा छपे हुए हैं। क्या? एक श्रृंगी। ये तो आपने मूवी में भी देख लिया होगा। मोहनजोदड़ो में एक श्रृंगी जानवर छपा हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन पर मिला है कुबड़ वाले सांड के चित्र। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, कि यह सभ्यताएं क्यों समाप्त हो गई। तो एक थी आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, ये है गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है। गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण हुआ। चूंकि सिंधु सभ्यता के लोग लड़ाका नहीं थे और उन्होंने इन्हें हरा दिया और सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। ये भाई साहब गार्डन चाइल्ड ने कहा और मार्टिमर व्हीलर ने। काफी दिन तक लोग इस पर विश्वास करते रहे और कहते रहे कि भारत में जितने भी सवर्ण लोग हैं वो आ रही हैं और वो मूल निवासियों को परेशान करके हरा के आए हैं। बाद में ये थ्योरी गलत साबित हो गई है। हाल के ही वर्षों में इस पे शोध आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप मूल निवासी चिल्लाना। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लिया करो थोड़ी थोड़ी। अब आते हैं SR राव, सर जॉन मार्शल। मैके के अनुसार ये कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी और बाढ़ की वजह से ये समाप्त हो गया। सर जॉन मार्शल एक बात और कहते हैं, प्रशासनिक शिथिलता, याद करने की जरूरत नहीं है। अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन, इसको भी नहीं याद करने की जरूरत है। UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार ये पढ़ लेना। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं नदियों ने अपना रुख बदल दिया। अब जब नदी अपना स्थान बदल देगी तो यह पानी, अनाज आदि की पूर्ति नहीं रहेगी और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही सभ्यता समाप्त हो गई। प्राकृतिक आपदाओं से यह सभ्यता समाप्त हो गई। और इतनी बड़ी सभ्यता थी यहाँ से वहाँ, तो बहुत सारे कारण जिम्मेदार होंगे। उसमें मेन कारण ये है, एक कारण और जोड़ सकते हो कि बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। इससे क्या है ना, बैलेंस बना रहता है ना, पक्ष विपक्ष। अब देखते हैं 2 स्थल, कालीबंगा राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात। ये है पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता से पहले के स्थल। ये क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा ये क्या है? पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। और रंगपुर और रोजडी ये क्या है? उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। हमने ऐसे याद रखा है कि रा से शुरू है रंगपुर, रा से रोजडी और उत्तर का रा, तो याद रखोगे उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। बाकी बचे कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये हैं पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल।
अब आ जाते हैं वैदिक काल पर, जो हमारे सिलेबस में दूसरा टॉपिक है, वैदिक काल। तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। और पूछ लेगा वैदिक साहित्य और श्रुति साहित्य भी कहते हैं इन्हें। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? तो चार हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। पहला वेद है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा आरण्यक है, चौथा उपनिषद है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और वैदिक साहित्य कौन सी नहीं है? तो वेदांग नहीं है, स्मृति नहीं है। स्मृति माने जो अब की आ गई मनुस्मृति वगैरह, कहते हैं ना, वेदों वेदों में ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं है। लेकिन इतिहास पढ़ा होगा तब ना, आधा अधूरा व्हाट्सएप से पढ़ के चिल्ला रहे, चीख रहे। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत, ये वैदिक साहित्य नहीं है। ये वैदिक साहित्य नहीं है। केवल वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही हैं वैदिक साहित्य। और इन्हें क्या कहा है? श्रुति साहित्य भी कहा। अब देख लेते हैं वेद होता क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और वेदों का संकलन किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। और वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और वेदों को नित्य, प्रामाणिक भी और अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? दृष्टा। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? ऋषि। क्या कहते थे? ऋषि। पढ़ लेना, यहीं पे गौर से देख लेना। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं? ऋषि। तो जो कहें कि वेद जो हैं महिला विरोधी थे, तो भाई साहब ये पढ़ लो। आपने ही लिखा है, हमने नहीं लिखा है। वैदिक मंत्रों की रचना भी कौन कर रही? महिला है। तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कहाँ से है? वेदों से ही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, ये कम्युनिस्ट बन के ना घूमो। अब वेद देख लो। वेद कितने हैं? चार। वेद चार हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल? ये पूछ लेता है। 10। कितने सूक्त? 1028। और मंत्र कितने हैं? 10,580, लगभग 10,600। इनको बोलते हैं ऋचाएँ। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं? तो पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। और दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या परवार मंडल कहा जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या परवार मंडल कहते हैं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कहाँ है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? यह भी विश्वामित्र ने की। और गायत्री मंत्र सावित्र, सावित्र यानी कि सूर्य को समर्पित है। ये तीनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में रचना विश्वामित्र ने, और सूर्य को समर्पित है यानी कि सावित्र को। 7वें मंडल में दशराज यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये भी है दशराज यज्ञ, यानी जिसमें भरत कबीला था। भरत कबीला के राजा सुदास थे और उसके अगेंस्ट थे 10 कबीले एक साथ। इसीलिए इसको बोलते हैं 10 राजन युद्ध या दशराज युद्ध। इसका वर्णन किया है 7वें मंडल। ठीक है। अब भरत कबीला के जो पुरोहित थे वो थे गुरु वशिष्ठ। और बाकी 10 कबीलों के थे विश्वामित्र। याद कैसे रखोगे? तो ये 10 कबीले थे। जब इतना बड़ा कबीला, ऐसे हम समझो जैसे पूरा विश्व हो, तो विश्वामित्र।
और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ थे, एक ही थे। इनके अंडर राजा सुदास। और रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया, क्योंकि पानी की बहुत उपयोगिता सदा रही। रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया। अब इधर देख लो फिर से। आठवें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम भी मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, कम्युनिस्ट। हाँ ठीक। और नौवां मंडल सोम को समर्पित है। और सोम कहाँ मिल रहा है ये इनके अनुसार? मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख और चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें वर्ण मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिल रहा है पहली बार, और चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। लेकिन हमें पता है कि पहला और 10वां ये जोड़े गए हैं बाद में, मूल में तो ये थे ही नहीं। ठीक है। जय मूल निवासी। आगे देखिए, 10वें मंडल के नासदी सूक्त में निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिलता है। निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिलता है। अब आते हैं कि किसको क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होता था उसको बोलते हैं होत्र। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता था? होत्र कहलाता था। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। 10 सेकेंड रुकिए। चलिए शुरू करते हैं यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद के कितने भाग? 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं वाजसनेयी संहिता। ये भी इम्पोर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं वाजसनेयी संहिता। और यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है और शून्य का भी उल्लेख मिलता है। और मंत्रों का उच्चारण करने वाला इसमें क्या कहला रहा है? अथर्ववेद। और उपवेद है धनुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपयोग है धनुर्वेद। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाया? अधुर्वयु। और उससे पहले वाले का क्या कहलाया था? होत्र। उससे पहले वाले का होत्र। अब आते हैं सामवेद पर। तो सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है। और मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता, गाता है ना, तो यही तो है संगीत का प्राचीनतम स्रोत। और इसका उपवेद है गंधर्व। गंधर्व, गंधर्व को ही तो संगीत पसंद होगा। और अथर्ववेद, इसे महिवेद, भैषज वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी
कहा जाता है? यह भौतिकवादी वेद है। भौतिकवादी समझ रहे हैं? जिसमें भौतिक वस्तुओं और उनसे संबंधित जानकारी और उसका प्रभाव है। तो यह भौतिकवादी वेद है और इसमें जादू, टोने, टोटके आदि का उल्लेख है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों का भी उल्लेख मिलता है और मंत्रों का उच्चारण करने वाला कहलाया ब्रह्म और उपवेद है शिल्प वेद। ठीक है, तो ऊपर आपका क्रम यहाँ पर हो गया। पहला ऋग्वेद, फिर यहाँ पर हो गया यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर हो गया अथर्ववेद। अब आते हैं ब्राह्मण साहित्य पर। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या मिलता है? इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद में हो गए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में हो गए पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय। जैमिनीय, ठीक है। इतना याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है, लेकिन अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ना छोड़िए। अथर्ववेद माने गोपथ ब्राह्मण। अब आरण्यक साहित्य, हिंदी जो पढ़ते हैं वो जानते ही होंगे कि अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो इनकी रचना जंगल में की गई विषय वस्तु है, ये पूछ लेता है कि ये जंगल में क्या होगा, रहस्य ही तो होगा। तो विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व होंगे। अब आ जाते हैं उपनिषद। तो उपनिषद, इनकी संख्या कितनी है? 108 उपनिषद, इनकी संख्या 8 है और इनको क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को। इनकी संख्या 108 और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, इनको क्या कहते हैं? वेदांत। और इनकी संख्या 108 है। विषय वस्तु इसमें भी है रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। अब प्रमुख उपनिषदों की चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 कठोपनिषद। कठ प्लस उपनिषद तो कठोपनिषद। देखो संधि भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ। इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। तो यम नचिकेता संवाद है, क्वेश्चन बनता है तो कौन से में? तो वो है कठोपनिषद। और कर्मकांड की आलोचना की गई है। कर्मकांड की आलोचना की गई है किसमें? कठोपनिषद। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। यही क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद। और भगवान श्री कृष्ण को इसमें देवकी का पुत्र व अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। और बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी इसमें ही लिया गया, इससे ही लिया गया। तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, देखिए एक तो उनके गुरु थे, गुरु ने ज्ञान दिया, तपस्या की एकाग्रता से, उन सब से और अपने जीवन के अनुभव से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनमें से वेदों का भी हाथ है। तो गौतम बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत है वो भी कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से। अब आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे लंबा, देखो नाम से ही है, बृहद माने सबसे लंबा। और गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद, एक क्वेश्चन बनता है कि गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब आते हैं जाबाल उपनिषद।
तो जवाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो इसके बाद की क्लास होगी अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।